नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, आपको पता था या पता नहीं होगा तो जान लीजिए कि रिसेंटली जो अपना बजट पेश हुआ था उसको अब लोकसभा से पास कर दिया गया है पूरी तरीके से, और अब राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो लागू हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो उसके अंदर में कुछ अमेंडमेंट किए गए, उसके बाद उसको पास किया गया। वो अमेंडमेंट क्या थे आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर में, जिसको हम लोग फाइनेंस बिल 2023 भी बोलते हैं। तो एक बार आप सेशन को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो आइए जानते हैं, मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, इसका डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमी का पार्ट है ये। बिजनेस लाइन के अंदर में भी कवर अप किया गया था कि लगभग 60 अमेंडमेंट्स को किया गया है इसमें। अच्छा, 60 अमेंडमेंट नहीं पढ़ने अपन को, 60 अमेंडमेंट उतना पढ़ने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब वो आपके काम का भी नहीं है, यूपीएससी वहां से सवाल नहीं करता है। यूपीएससी सवाल करेगा तो वहां पे मैं कवर अप कर रहा हूं उसको चीजों को कि जो जो अमेंडमेंट सवाल पूछ सकता है। आप जानते हैं न्यूज में क्या है। न्यूज में मैंने बता दिया कि 64 ऑफिशियल अमेंडमेंट्स के बाद फाइनेंस बिल 2023 को लोकसभा से फाइनली फ्राइडे को पास कर दिया गया है। यह जो अमेंडमेंट किया गया ना भैया, ये तो टैक्स पेयर के लिए मतलब एक जन्नत सा साबित हो गया। अच्छा, ये टैक्स पेयर कौन होंगे? ये टैक्स पेयर सभी नहीं हो रहे हैं इसमें वो टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, यानी जो कमाए, जो भी 100 रुपए कमा रहे हैं। जैसे इनकम टैक्स जिसको नहीं पता है, जैसे मानिए आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए पे आप सरकार को अगर 10 रुपए भरते हो डायरेक्ट टैक्स, तो इसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, यानी ये आपके आय के ऊपर में लगा है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में आयकर भी बोलते हैं। और तमाम तरह के रिफॉर्म किए गए, जैसे आपका जीएसटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल। और ये स्लाइड में मैं वापस आऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। देखिए, यहां पे साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया है कि जो भी 7 लाख रुपए से अधिक कमाएगा ना, उनको ही सिर्फ टैक्स भरना होगा। जिनका भी इनकम प्रति सालाना 7 लाख रुपए से कम होगा उनको भैया टैक्स नहीं भरना। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब हमको 7 लाख पे टैक्स नहीं भरना है। लेकिन इसमें भी आप देखोगे ना ध्यान से, तो मैं कुछ चीजों को हट के बोलना चाहूंगा। पॉलिटिकल एजेंडा मत बनाइएगा और ना ही कोसिएगा किसी को कि मैं यहाँ पे एज एन टीचर, एज एन गाइडेंस बोल सकता हूँ ये बातें, पूरा हक है। तो आप समझो कि कुछ न्यूज ना अधूरे कवर किए जाते हैं ना, ताकि आप अधूरा परसेप्शन बना के ना खुश हो जाओ उनमें कि भैया 7 लाख रुपए में है, इनकम टैक्स बच रहा है, बहुत अच्छी बात है। यानी यहाँ पे समझिए कि 7 लाख रुपए में अगर आपने 100 रुपए भी अधिक कमा लिया ना, तो आपको उस एक्स्ट्रा 100 के लिए कम से कम 25,010 रुपया भरना पड़ेगा। अच्छा, 25,010 रुपया इतना कैसे हो गया सर, बताता हूं। देखिए, टैक्स स्लैब के अंदर में ना 2 जगह टैक्स लगते हैं स्टार्टिंग में। एक लगते हैं शायद 3 लाख वाले इनकम पर, और दूसरे 3 से शायद 4 लाख, आप देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है। और दूसरा लगते हैं 7 लाख वाले इनकम पर। तो सरकार के द्वारा यह कहा गया ना कि जो पूरा सालाना जो 7 लाख कमाएगा उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, ठीक है, तुम भैया साइड हट जाओ। लेकिन अब पकड़ते किसको है भैया? उसको पकड़ेंगे जिसके पास 7,01,00,000 रुपए से ज्यादा है। वो कैसे टैक्स भरेगा? तो यहां तो सिंपल है कि 7 लाख रुपए पे अगर 10% टैक्स भरना है तो ठीक है, 10% टैक्स भर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुको जरा, सबर करो। 10% टैक्स नहीं भरना तुमको, तो कितना भरना है? देखिए, पहले 7 लाख रुपए के ऊपर, यानी 7 लाख अगर आपने 100 रुपए अधिक कमा लिए, तो सबसे पहले आप 3 लाख वाले टैक्स स्लैब पे 5% का टैक्स भरोगे, ठीक है। 5% का टैक्स वहां पकड़ लो, फिर 7 लाख रुपए से 10% का टैक्स पकड़ लो, यानी कुल 15% का टैक्स लगेगा अब तुमको। तो ई का हो गया, बोलता है ना भोजपुरी में, ई का हो गया तो मुझे बोलना नहीं आ रहा भोजपुरी में। तो भैया ये चीजें ना थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आप पॉलिटिकल एजेंडे से दूर हट के सोचो ना, तो आपको पता चलेगा ये चीजें न्यूज में कवर अप नहीं मिलेगी आपको। आज आप उठा के देख लो द हिंदू या फिर आप बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, किसी ने भी ये चीजें कवर नहीं की है, ठीक है। ये वही चीजें जान पाएंगे ना जो टैक्स स्लैब को पढ़ेंगे ध्यान से।
बीइंग एन इकोनॉमिक्स एज अ पेपर, आपको चीजों को डिटेल में पढ़नी है, कुछ अलग करना है ना, तो फिर कहीं ना कहीं आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो इस टैक्स स्लैब में देखा जाए ना तो टैक्स बच तो रहा नहीं है, क्योंकि देखिए मानिए जो 7 लाख वाले से कम कमा रहे हैं तो उनको तो 3 लाख पे वैसे ही टैक्स देना था, लेकिन अब वो बच गए, तो इनका टैक्स कौन भरेगा भैया? बी भरेगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल मत बनाइएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी मैं सुनिश्चित नहीं हूं इस बात को कि हाँ सरकार ऐसा ही मतलब ऐसा कुछ सोची होगी, बट मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, मान के चलिए कि हाँ सरकार बचा रही है टैक्स एक जगह, तो एक पार्टी है जो इसको पास ज्यादा पैसा है, तो भैया तुम भी उसका टैक्स हम ही को दो। तो आपको अब 1+1 वाला टैक्स पॉलिसी लग सकता है, यानी एक स्लैब का भी टैक्स आपको लगेगा और दूसरे स्लैब का भी टैक्स लगेगा, पर आपका 7 लाख रुपए से अगर कम सालाना इनकम है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। पहला अमेंडमेंट इसके अंदर में ये किया गया, ठीक। ये टैक्स पेयर के लिए ना बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर है ना, जो खूब माल छापे हैं, ठीक है, जो खूब माल छापते हैं उनको पकड़ना है। इनके लिए भैया बुरे वक्त चालू हो गए, पता नहीं इन्होंने कौन सा दिन देखा होगा ना, इनके बुरे वक्त चालू हो रहे हैं 2023 से, मतलब कतई खस्ता स्थिति इनका शुरू हो रहा है, आप समझो। तो पहली बात तो ये कि जैसे अगर मान के चलिए मैं अगर स्टॉक की बात करें ना, स्टॉक, ठीक है, तो STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी आप जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन करते थे ना उस पे जो आपको टैक्स लगता था ना, वो पहले लगता था 10%, ठीक है। यानी अगर आप 1 करोड़ का लगभग ट्रांजैक्शन करोगे, 1 करोड़ शेयर का मैं अनुमानित बता रहा हूं, तो उस पे आपको लगता था पहले 1700 रुपया, ठीक है, 1700 रुपया। लेकिन अब से लगेगा 20%, यानी लगभग आपका 2100 रुपए के आसपास लगेगा टैक्स। तो इसको बढ़ा दिया गया, तो इन्वेस्टर जो ट्रांजैक्शन करते थे, सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग करते थे, उनके लिए भी टैक्स बढ़ गया। साथ ही साथ उन इन्वेस्टर को पकड़ लीजिए जो लंबे समय में पैसा छापते थे, यानी कैपिटल गेन टैक्स वाले को पकड़ लीजिए, CGT वाले को पकड़ लीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। यानी मानिए आपने कहीं निवेश किया, या आपने कहीं कोई जमीन बेचा, या आपने कोई कैपिटल को सेल किया, उस कैपिटल को सेल करने पे आपको जो मुनाफा हुआ उस पर जब सरकार टैक्स लगाती है ना, तो उसको हम लोग कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। अब इसके लिए भी इसको भी 10% पहले लगता था लगभग, तो इसको भी बढ़ा के 20% कर दिया गया। या बोला गया ना, अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम 20% नहीं दे सकते हो ना, हम सक्षम नहीं है भैया 20% देने के लिए, ठीक है, रुको मेरा दर खुला है, खुला रहेगा, हड़बड़ा क्यों रहे हो? 20% नहीं ना भर सकते, तुम एक काम करो, तुम नए तरीके से टैक्स भरना। बोलेगा कैसे? तो जैसे मान के चलिए इन्फ्लेशन चल रहा है ना, इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि RBI ने बोला कि भैया इन्फ्लेशन चल रहा है 6%, तो इस पे 10% का टैक्स भर दो, प्लस इन्फ्लेशन भर दो, ठीक है, यानी 16% भर दो। यानी मार्केट में जितना इन्फ्लेशन होगा उतना में 10% जोड़ दो और उतना टैक्स भर दो। ये तो पहला पॉलिसी होगा, चाहे तो 20% पकड़ लो, ठीक है, और चाहे तो तुम पकड़ लो इन्फ्लेशन वाला। इन दोनों रूप से आप टैक्स दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो 10% पहले लगता था वो अब नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टर के लिए बहुत सारा यहां पे चेंजेस किया गया है, चाहे आप ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो या फिर गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, तमाम तरह के यहाँ पे टैक्स बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल की बात कही गई है कि हर एक रीजन में जोनल वाइज खोला जाएगा। जैसे मानिए बिहार के जोन में, झारखंड के जोन में, रांची में खोल दिया गया, पटना में खोल दिया गया, उसके बाद आपका भुवनेश्वर में खोल दिया गया, ऐसे करके ना जोन वाइज खोला जाएगा। जैसे पहले अपीलेंट ट्रिब्यूनल दिल्ली में स्थापित थी, लेकिन ये सब दिल्ली से कंट्रोल होंगी। लेकिन आपको कोई भी ऐसा कंप्लेन करना होता था तो आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में दिल्ली में जाते थे, और आपके लिए काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था। इसलिए यह कहा गया कि अक्रॉस द कंट्री बनाया जाए अपना GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल को, ताकि जो कंप्लेन हो सके ना वो आप रीजनल लेवल पे एटलीस्ट कर सको और आपको वहीं पे हक मिल जाए। क्या इतना टाइम वेस्ट करना, फिर आप दिल्ली जाके कंप्लेन करो, फिर वहां पे और केसेस पेंडिंग हो रही हैं, लेंदी हो रही है, टाइम टेकिंग हो रहा है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म जो टैक्स बेनिफिट उठाते थे ना, यानी एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट कर दिया भैया, लंबे अवधि के लिए 20 लाख 30 लाख इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया, अब इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर आपने लंबे अवधि का इन्वेस्ट किया इससे कोई फायदा नहीं है। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कमा लिया ना आपने, लंबे टर्म में बोल के इन्वेस्ट किया और कम वक्त में मुनाफा कमा लिया, तो फिर आपको 20% का टैक्स भरना होगा। तो एक तरह से इन्वेस्टर को इसमें अमेंडमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको कहीं ना कहीं यहां पे हम लोग बैरिकेड्स लगा रहे हैं
ये देखा जाए, क्योंकि आप चीजों को थोड़ा लिखिए पेपर के अंदर, आप कोशिश करो कि आप थोड़ा एलिब्रेट करके चीजों को लिखो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, मैं कर रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग की, पर्सनल राइटिंग की, क्योंकि आप अपने माइंडसेट को जितना खुला रखते हो ना उतना अच्छा आप लिख पाते हो। तो मेरे मन में एक बात ये आया यहाँ पे कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत बच्चे लिख देते हैं कि आप इस पार्टी को सपोर्ट करते हो सर, आप इस पार्टी को। मैं किसी को समर्थन नहीं हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं किसी को समर्थन भी नहीं करता। लेकिन बात समझते हैं यहाँ पे ध्यान से कि हम जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं ना, हम जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, वहां पे निवेशकों को बोलते हैं कि आइए भैया भारत में निवेश कीजिए। ठीक है, इस भारत में निवेश करने के बाद अगर हम इन्वेस्टर को बांधते हैं तो क्या हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा पाएंगे? जिस व्यापार की हम लोग भारत में बात कर रहे हैं कि आइए भारत में आइए निवेश कीजिए, भारत को आगे बढ़ाइए, एक तरफ हम ऐसा बोलते हैं, फिर हम बात करते हैं इस तरह के टैक्सेस की, जहां टैक्स पॉलिसीज ऐसे हार्ड कर दी जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका एक वर्ड मैं भूल रहा हूं, एक और टैक्स पॉलिसीज अभी रिसेंटली क्रेन एनर्जी को जो लेके हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा वो, हाँ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात करते हैं, तो एक तरफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए तमाम तरह की पॉलिसी, सिंगल विंडो सिस्टम, फिर दूसरी तरफ इस तरह की बातें। तो आप इस सब चीज को लिखिए कि कैसे भारत को एक मिडिल रास्ता चुनना होगा दोनों चीजों से बेनिफिट करने के लिए। एक इसमें अमेंडमेंट जो अच्छा किया गया वो तो इनकम टैक्स को लेकर किया ही गया, लेकिन आप देखो कि अगर आपका इनकम से टैक्स बचता है, ठीक है, फिर आप उसको कहीं निवेश कर देते हो, क्योंकि हमको पता है कि हम जब सेविंग करेंगे तो सेविंग से, अगर हम इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो पहले होगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से होगा एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से बढ़ेगा मेरा, चाहे तो मैं कमाऊंगा इनकम, या फिर मैं करूंगा सेव, और सेव से वापस क्या होगा इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरा साइकिल घूमेगा। अब इसी इन्वेस्टमेंट में अगर आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को रोकते हो तो हमारी इकोनॉमी पे हैम्पर पड़ेगी। ठीक है, ये सब बातें आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर आप अच्छे से कॉपी में एलिब्रेट करते हो ना, एज अ थिंक करते हो आईएएस, तभी जाके आपको मतलब आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सकता है। सिर्फ चीजें पढ़ के लिख देना ऐसे तो भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता आपका, आपको थोड़ा सा उसे डिटेल करना पड़ेगा। तो ये बातें थी कुछ, आप पॉलिटिकल ना बनाए इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे प्रमुख बात अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा कुछ इसमें काम हुआ है ना, तो वो तो हुआ एक तो जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल को लेके, फिर इनकम टैक्स को लेके कि हाँ इनकम, जिनका कम इनकम है उनका टैक्स बचेगा। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, चलो मैं इसके लिए भी कुछ नहीं बोल रहा हूं। इन्वेस्टर का एक प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट हो, इन्वेस्टर को रोके ज्यादा इन्वेस्ट करने से। दूसरा सबसे बेस्ट बेनिफिट यहां पे ये आ रहा है इस अमेंडमेंट में कि जो आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लेते हो ना, आपने फोन लिया है, अभी आप जिस फोन से देख रहे होगे वो चाइना का बना होगा, मैं जिस पीसी से पढ़ा रहा हूं वो चाइना का बना होगा, जो मैं फोन इस्तेमाल कर रहा हूं वो चाइना का बना होगा, कोई और चाइना का इस्तेमाल कर रहा है, कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, मतलब आप जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो भारत के अंदर में वो लगभग चाइनीज कंपनीज की है। तो सरकार ने बोला क्यों ना इस पे टैक्स बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें रॉयल्टी टैक्स बढ़ चुका है, याद रखिएगा रॉयल्टी टैक्स बढ़ के कितना हो गया, 10 से लेके 20%। यानी अगर आपने क्या किया, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप भारत के वो इन्वेस्टर हो जो आप अपने घर में मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, आप बाहर से ला रहे हो सामान को और बेच रहे हो, तो उस केस में आप 20% टैक्स दोगे भारत सरकार को। लेकिन आप यहीं पे अगर निवेशक हो शहर के, मतलब अपने ही देश के, आप अपने ही यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आप फिर ये 20% वाले रॉयल्टी टैक्स से बच सकते हो टेक्नोलॉजी को। तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, आप सिंपल वर्ड में ये समझो। तो ये तमाम तरह के अमेंडमेंट किए गए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए एक तरह का बर्डन क्रिएट हो रहा है, टैक्स बर्डन क्रिएट हो रहा है। जो भी इन्वेस्ट करके हाई मुनाफा कमाते थे उनको एक तरह से रोका जा रहा है। इनकम, अगर हम यहाँ पे बात करें इनकम टैक्स की, तो वो भी बहुत अच्छा पॉलिसीज लाया गया कि हाँ इनकम टैक्स बचेगा लोगों का, तो ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सब चीजें मैंने कवर अप कर दी। तो ये अमेंडमेंट हो गया है और लोकसभा से पास हो गया है, और अब राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन के बाद ये कंप्लीटली एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, आप जाके देख सकते हैं। प्रीलिम्स पोस्टर भी चला रहा हूं, वो भी देखिए। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।